हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो पहला टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कि ऐसा एक फोर्स कि जो कि ऑब्जेक्ट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दे। जैसे कि इस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी ईंट है, राइट। ईंट को अगर ज़ोर से हैमरिंग किया जाए तो वो टूट जाएगी। तो हैमरिंग क्या है, वहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स है कि जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका शेप चेंज हो जाएगा, राइट। देन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वापस पा सकता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि वो प्रॉपर्टी जब तक कि डिफॉर्मिंग फोर्स है तब तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो जो चेंज हुई है वो चेंज ही होगी। बट जब कभी भी वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगा। इस फॉर एग्जांपल रबर बैंड, वी स्ट्रेच दैट रबर बैंड, लेंथ विल बी इंक्रीजिंग। बट जैसे ही हम लोग वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगा, राइट। उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट एक अपर लिमिट है, राइट, जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स पे लगती है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा तब वो लिमिट लगेगी। सो इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स व्हेन इट इज रिमूव, body regains its original form completely, and beyond which its deforming force is increased, the body loses its property of elasticity and get permanently deformed. तो एक ऐसी लिमिट कि जिसके बाहर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी एक लिमिट आ गई। उसके आगे अगर आप और फोर्स और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वापस वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वापस नहीं पा सकेगा। सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। देन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सो ऐसी बॉडीज की जिसमें अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से वापस आ जाए, राइट। कब जल्दी से वापस आएगी, जब कभी भी वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको रिमूव करेंगे तो वो जल्दी से वापस आ जाए। सो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। तो जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। जैसे ही हम लोग उसको उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जल्दी से आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जैसे कि क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोर, ब्रॉन्ज एटसेट्रा। देन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक मतलब कि जब कभी भी हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वापस नहीं पा सकता, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। वहां पर कभी भी उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वापस नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में पट्टी, पैराफिन, वैक्स, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है कि एक बार हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दे तो वहाँ पर वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट की नहीं मिलने वाली है। देन स्ट्रेस। सो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स acting per unit area of a deformed body is called stress. इसको सेंटेंस पर से इसकी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है उसकी जो फॉर्मूला है वो प्रेशर से मिलती जुलती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी प्रेशर वाला ही होगा, m1 L -1 T -2, दैट इज करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला देन दिस वन, राइट। और स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी मतलब कि वो स्केलर और वेक्टर के बीच की क्वांटिटी है, राइट। तो स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में
अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट के नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली अप्लाई करेंगे एरिया के, देन स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एरिया पे एक्सर्ट होने वाला है। सो इफ देर इज इंक्रीज इन लेंथ देन स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा है कि जिससे ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। एंड अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है देन दैट स्ट्रेस इज कंप्रेशन स्ट्रेस, राइट। फिर आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल मतलब कि जब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई होगा, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा, देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मतलब कि फ्रैक्शन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी हमारा लेंथ में जो भी चेंजेस होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सिंपल। अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब स्ट्रेन में दोनों ही जगह सेम क्वांटिटीज है, इन डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, सो दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट एंड स्ट्रेन इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसका कोई भी डायमेंशन भी नहीं होगा क्योंकि दोनों के डायमेंशन अपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डायमेंशन कट हो जाएंगे, राइट। तो अब ये जो स्ट्रेन है इसके भी तीन टाइप्स है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि लेंथ से डिराइव होगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। देन आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक नाम पर से ही पता चल जाता है कि इसमें वॉल्यूम आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट। एंड देन शीयरिंग स्ट्रेन, angular displacement of plane perpendicular to the fixed axis, that is shearing stress. So for example, if we are having one box like a cube, right, so अगर ये उसके एक्सिस है, हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉक्स थोड़ा सा टर्न होगा, तो यहां पर कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स जितना चेंज हुआ, राइट। तो डेल्टा एक्स अपॉन दिस लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, सो दैट इज शीयरिंग स्ट्रेन, सो डेल्टा एक्स अपॉन एल, राइट। उसके बाद आता है हुक्स लॉ। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ। मतलब कि बहुत ही कम डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। सो दैट इज हुक्स लॉ, बट दिस हुक्स लॉ इज ओनली फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो क्या होगा, तो वहां पर इज इक्वल टू साइन आएगा और एक कांस्टेंट साथ में लेके आएगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला बचेगी, राइट। और यहां पर जो ई है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी तीन टाइप्स है, उसमें से पहला टाइप है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये किससे रिलेटेड है, वो लेंथ से रिलेटेड है। तो इट इज डिफाइंड बाय रेशियो नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगी, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस की फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, दैट्स वाई दिस फॉर्मूला कम्स हियर, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर डेल्टा एल नहीं होगा, यहाँ पर एल होगा और यहाँ पर डेल्टा एल होगा, राइट। और फिर अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो एफ की जगह पे हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट वहां पर हैंग करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कैपिटल एम होगा,
तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा mg इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, राइट। तो दैट इज यंग मॉड्यूलस फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब यहाँ पर अगर ए है कैपिटल ए, दैट इज अवर वायर एरिया, तो वायर एक सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल हो जाएगा वहां पर, राइट, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। सो दिस इज यंग मॉड्यूलस फॉर्मूला, राइट। सो ट्राई टू करेक्ट दिस वन फ्रॉम हियर, दिस इज दैट इज रॉन्ग। सो y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब उसके यूनिट की बात करें तो सिंपल अगेन फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेन है, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसल्ड हो जाएगा, तो अगेन इसका यूनिट पास्कल होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली प्रेशर के अकॉर्डिंग सेम ही होगा, प्रेशर जितना ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1L-1T-2। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे और जितने भी मॉड्यूलस होंगे सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। देन बल्क मॉड्यूलस, तो बल्क मॉड्यूलस मतलब कि यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन अ इलास्टिक लिमिट फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन this will happen. So bulk modulus, that formula is B is equal to normal stress मतलब force upon area upon delta V upon V, but here I have to write here negative. Why? Because यहाँ पर जो force upon, जितना stress बढ़ेगा उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो स्ट्रेस के इंक्रीज की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन हियर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अब होगा, ये होगा माइनस एफ इंटू वी अपॉन ए डेल्टा वी। अब वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम में जैसे कि बल्क मॉड्यूलस है तो वहां पर वॉल्यूम आया मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया सीधा हो जाएगा प्रेशर, तो माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये हो गया बल्क मॉड्यूलस की फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखने वाले हैं उसके सभी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है एरिया के परपेंडिकुलर, सो इसीलिए यहाँ पर प्रेशर होगा और उसका यूनिट होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल, और फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला वही की वही, प्रेशर वाली स्ट्रेस वाली m1L-1T-2। देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, मतलब कि ये जो स्ट्रेस है वो शेप चेंज करने वाला स्ट्रेस है, तो ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन सेम एज इट इज, राइट। फिर आ जाए कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का ही रेसिप्रोकल है, सो C इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्चुअली, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल, यहाँ पर K से रिप्रेजेंट किया है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, राइट। सो ऐसा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो बल्क मॉड्यूलस का उल्टा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट डाइन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब बात आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो स्टील एक ज्यादा इलास्टिक है रबर से। अब हमने जहां तक देखा है कि रबर ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, राइट, बट फिर भी स्टील की जो कैपेसिटी है वो रबर से भी ज्यादा है स्ट्रेच होने की, सो दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील एक सॉलिड है फिर भी उसकी कैपेसिटी ज्यादा है जो भी स्ट्रेस को सहन करने की, राइट। So solids are more elastic and gases are least elastic. For liquids, modulus of rigidity is 0. So Young modulus and modulus of rigidity are possessed by solid materials only, right? Then limit of elasticity. So the maximum value of deforming force for which
elasticity is present in the body is called its limit of elasticity, right? तो जब कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है कि उसके बाद अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग बढ़ाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में परमानेंटली डिफॉर्मेशन आएगा। तो जब तक कि परमानेंटली डिफॉर्मेशन नहीं आता तब तक कि हम लोग फोर्स बढ़ाते ही जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि अब बढ़ाने से परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है, तो दैट लिमिट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देन ब्रेकिंग स्ट्रेस, so the minimum value of stress required to break a wire is called breaking stress। हम लोग एक वायर को जितना खींच सके उतना खींचे, राइट, और एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसमें वो वायर टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो सारे मटेरियल्स के ब्रेकिंग स्ट्रेस एक फिक्स वैल्यू होंगे। अगर उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होगी तो सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। देन इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि एक ऐसा टाइम कि जहाँ पर हमने बॉडी तो डिफॉर्म कर दी बट उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सो टाइम डिले in restoring the original configuration after removal of deforming force is called elastic relaxation time. For quartz, phosphor, bronze, this time is negligible। वो बहुत ही फास्ट अपने आप को रीगेन कर लेते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, so the temporary delay in regaining the original configuration by the elastic body after the removal of deforming force is called elastic after effect। अगेन टेम्पररी डिले होगा। जब कभी भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे तो इलास्टिक बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए थोड़ा डिले होगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। देन इलास्टिक फैटिग, the property of elastic body by virtue of with its behavior become less elastic। एक ऐसी लिमिट आएगी कि जहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा कम इलास्टिक की तरह बिहेव करेगा। द एक्शन ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग, राइट। तो बहुत टाइम उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो थोड़ा उसका इलास्टिसिटी में थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, राइट। सो उसी चीज़ को हम लोग इलास्टिक फैटिग बोलेंगे। देन डक्टाइल मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच शो लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स, राइट। इस फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर इन सारे ऑब्जेक्ट के प्लास्टिक रेंज ज़्यादा है इलास्टिक लिमिट से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल्स। देन ब्रिटल मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बहुत ही कम प्लास्टिक रेंज है, सो दीज आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। ग्लास, कास्ट आयरन जल्दी से टूट जाते हैं, राइट। फिर आता है इलास्टोमर्स, द मटेरियल्स फॉर विच strain produced is much larger than the stress applied। तो strain produce, यहाँ पर strain है, strain produce is much larger than stress applied with in the limit of elasticity are called elastomers। is for example rubber, elastic tissue of aorta, the large vessel carrying blood from the heart। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है इनमें स्ट्रेस अप्लाई होगा बट स्ट्रेन सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा। उनमें जो लेंथ कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होती, जो एरिया कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स हैव नो प्लास्टिक रेंज, क्योंकि वहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, उनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर प्लास्टिज्म कहीं पर भी नहीं आने वाला, राइट। देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
The work done in stretching a wire is stored in the form of potential energy of the wire. So potential energy is equal to average force into increase in length. Force into increase in length. So 1 by 2 into F into delta L. Right. Now F into delta L. So we can write stress into strain into volume of the wire. So that is elastic potential. अब इलास्टिक पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला में से बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, राइट, वी वी कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विथ 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. अब स्ट्रेस की फॉर्मूला है यंग मॉड्यूलस, मतलब कि सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. सो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन में स्ट्रेस अगर रख दें तो वाई इंटू ई, तो वाई तो आ गया बट स्ट्रेन 2 बार आ गया तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा. अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग दैट इज हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर. तो के फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का एंड एक्स चेंज इन लेंथ है, राइट. देन थर्मल स्ट्रेस. तो जब कभी भी एक रॉड का टेम्परेचर फिक्स होगा और तब जब स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस. तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट. वाई अल्फा डेल्टा थीटा एंड अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड. Now when temperature of gas enclosed in a vessel is changed, then the thermal stress produced is equal to change in pressure delta P. So thermal stress delta P is equal to Ky delta theta. Now here K is bulk modulus of elasticity and gamma coefficient of cubical expansion of the gas interatomic force constant. So K is equal to Y into RO. So RO is called interatomic distance. फिर आता है पॉइजन्स रेशियो. अब पॉइजन्स रेशियो मतलब कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. पहले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कि उसके लेंथ में चेंजेस, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. एंड लेटरल स्ट्रेन मतलब कि उसके डायमीटर या फिर रेडियस में आने वाला चेंज, मतलब कि डेल्टा आर अपॉन आर. तो पॉइजन्स रेशियो में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे तो माइनस साइन विल कम, राइट. सो आई एम राइटिंग हियर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. अब यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि जब कभी भी लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस डिक्रीज होगा, और रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ डिक्रीज होगा, तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन विल कम एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन -1 and 0.5. its practical value lies between 0 to 0.5. okay, so here this is +1 and 0.5 and practical value is between 0 to 0.5. Now relation between y, k, eta and sigma. So y is equal to 3k 1 minus 2 sigma, then y is equal to 2 eta 1 plus sigma. Sigma is equal to 3k minus 2 and 2 eta upon 2 eta plus 6k. Then 9 upon y is equal to 1 upon k plus 3 upon eta. So or y is equal to 9k eta upon eta plus 3k. So these are the some relations. Now coefficient of elasticity depends upon the material, its temperature and purity, but not stress or strain. For same material, the three coefficient of elasticity young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity have different magnitudes. Isothermal elasticity of a gas Et is equal to rho, where rho pressure of the gas. Adiabatic elasticity of gas Es is equal to gamma into rho.
where gamma is the ratio that Cp upon Cv. Specific it at constant pressure and at constant volume, right? So the ratio between isothermal elasticity and adiabatic elasticity, Es upon Et, is equal to gamma is equal to Cp upon Cv. Then cantilever. A beam clamp at one end and loaded at free end is called cantilever, right? Depression at the free end of a cantilever is given by delta is equal to WL cube upon 3YIG. So W is load, L length of cantilever, Y Young modulus of elasticity, and Ig geometrical moment of inertia, right? Then for a beam of rectangular cross section having breadth B and thickness D, so Ig is equal to BD cube upon 12. For a beam of circular cross section area having radius R, so Ig will be pi R raised to 4 upon 4, right? Then beam supported at two ends and loaded at the middle, so यहाँ पर जो डेल्टा है वो लोड की वजह से कर्व हो जाएगा, मतलब कि वो जो डेल्टा है वो ओरिजिनल से जितना डिस्प्लेस हुआ दैट इज कॉल्ड डेल्टा. So depression at middle delta is equal to WL cube upon 48YIG. Then torsion of cylinder, so that is couple per unit twist, C is equal to pi eta R raised to 4 upon 2L, where eta is modulus of rigidity of the material of cylinder, R radius of cylinder, L length of cylinder, right? Work done in twisting the cylinder through an angle theta is equal to, so W is equal to half C theta square, right? Where C is couple per unit twist. Relation between angle of twist theta and angle of shear phi, R theta is equal to L phi, or phi is equal to R upon L is equal to theta.